नमस्ते। देखिए, भारत का संविधान ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है। ये तो पावर का पूरा रूल बुक है। यही तय करता है कि कौन भारतीय है, कौन शासन करेगा और सबसे जरूरी, नागरिकों की रक्षा कौन करेगा। आज हम इसी रूल बुक के 3 सबसे पावरफुल गार्ड रेल्स आर्टिकल्स 11, 12 और 13 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत जरूरी सवालों से शुरू करते हैं। आखिर नागरिक कौन है? सरकार की जवाबदेही किसके लिए है? और सबसे बड़ा सवाल, सरकार को कोई भी अनजस्ट लॉ बनाने से रोकता क्या है? इन्हीं सवालों के जवाब में हमारे लोकतंत्र की पूरी नींव छिपी हुई है। तो आज की इस पूरी चर्चा में हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले संविधान के इन गार्डरेल्स को जानेंगे, फिर देखेंगे कि नागरिकता पर पार्लियामेंट का फैसला आखिरी क्यों है, द स्टेट की परिभाषा में कौन कौन आता है और हमारे अधिकारों का अल्टीमेट शील्ड क्या है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डरेल्स, मतलब वो फाउंडेशनल रूल्स जो ये तय करते हैं कि पावर का बैलेंस बना रहे और लोकतंत्र अपनी सही दिशा में चलता रहे। तो हमारा पहला सवाल क्या था? नागरिक कौन है? भाई इसका जवाब मिलता है आर्टिकल 11 में, जो साफ कहता है कि नागरिकता पर आखिरी फैसला पार्लियामेंट का होगा। आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो ये आर्टिकल 11 आखिर कहता क्या है? देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है। ये पार्लियामेंट को, यानी हमारी संसद को, नागरिकता देने या खत्म करने से जुड़ा कोई भी कानून बनाने की सबसे बड़ी, सबसे एक्सक्लूसिव पावर देता है। मतलब सिटीजनशिप के रूल्स पर लास्ट वर्ड संसद का ही होगा। मतलब संसद ये तय कर सकती है कि नागरिकता कैसे मिलेगी, कैसे खत्म होगी। बेसिकली नागरिकता से जुड़ा हर मामला उसके हाथ में है। और इसी पावर का इस्तेमाल करके बनाया गया था द सिटीजनशिप एक्ट 1955, जो आज भी इस सब्जेक्ट पर सबसे इंपॉर्टेंट कानून है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। संविधान के आर्टिकल्स 5 से 10 वो सिर्फ ये बताते थे कि जब संविधान शुरू हुआ तब नागरिक कौन था। कह सकते हैं कि वो वन टाइम प्रोविजंस थे। लेकिन आर्टिकल 11 ये परमानेंट है। ये संसद को एक ऑनगोइंग पावर देता है जो उन शुरुआती नियमों से कहीं ज्यादा पावरफुल है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, स्पेशली एग्जाम्स के लिए, सिटीजनशिप के जो प्रोविजंस हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा नहीं हैं, जो पार्ट 3 में दिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट होता है। ठीक है, तो नागरिक कौन है ये तो समझ आ गया, पर अब अगला सवाल, सरकार कौन है, या संविधान की भाषा में कहें तो द स्टेट क्या है? इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो हम असल में स्टेट के खिलाफ ही करते हैं। और यहीं पर आर्टिकल 12 सीन में आता है। आर्टिकल 12 के हिसाब से स्टेट में कौन कौन आता है? इसमें भारत सरकार और पार्लियामेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स और उनकी विधानसभाएं हैं, सारी लोकल अथॉरिटीज जैसे नगरपालिकाएं, पंचायतें और ऐसी कोई भी अथॉरिटी जो सरकार के कंट्रोल में हो। लेकिन एक मिनट, ये डेफिनेशन इतनी जरूरी क्यों है? मतलब स्टेट को इतना डिटेल में डिफाइन करने की जरूरत ही क्या पड़ी? जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल है। क्योंकि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के खिलाफ ही इन्फोर्स किए जा सकते हैं। अगर कोई बॉडी इस डेफिनेशन से बाहर है तो उसके खिलाफ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन का केस बनाना लगभग नामुमकिन है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और जानते हैं, वक्त के साथ स्टेट की ये परिभाषा छोटी नहीं हुई, बल्कि और बड़ी होती गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लगातार एक्सपैंड किया है। 1967 में राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड केस में स्टैट्यूटरी बॉडीज को इसमें शामिल किया गया। फिर 1981 में अजय हासिया केस ने साफ किया कि कंट्रोल जरूरी है, ओनरशिप नहीं। और फिर 2002 में प्रदीप कुमार बिस्वास केस आया, जिसने डीप एंड परवेसिव कंट्रोल का टेस्ट सेट कर दिया, जो आज भी चलता है। तो अब हम आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, हमारे अधिकारों का अल्टीमेट शील्ड, उसका रक्षा कवच। ये है आर्टिकल 13 और जुडिशियल रिव्यू की ताकत, जो ये इंश्योर करती है कि स्टेट अपनी हद में रहे। आर्टिकल 13 में बेसिकली 4 बातें कही गई हैं। क्लॉज 1 कहता है कि संविधान से पहले के जो कानून फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हैं वो रद्द हो जाएंगे। क्लॉज 2 कहता है कि स्टेट कोई ऐसा कानून बना ही नहीं सकता जो हमारे राइट्स छीने। क्लॉज 3 कानून शब्द को बहुत वाइड डेफिनेशन देता है। और क्लॉज 4 ये कहता है कि आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पर लागू नहीं होगा। पर कहानी में एक ट्विस्ट है, और यही ट्विस्ट हमें ले आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के सबसे बड़े शोडाउन पर। 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नहीं, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर ही नहीं सकती।
लेकिन फिर 1973 में आया वो लैंडमार्क केस जिसने सब कुछ बदल दिया, केशवानंदा भारती। इस केस में कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाला। कहा ठीक है, पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, लेकिन वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को, मतलब उसकी आत्मा को नहीं बदल सकती। इस पूरे सिद्धांत का सार बस इस एक लाइन में है, पार्लियामेंट संविधान को अमेंड कर सकती है पर उसकी पहचान को तबाह नहीं कर सकती। यही है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, हमारे संविधान की नींव। और इस डॉक्ट्रिन पर कह सकते हैं एक फाइनल स्टैंप लगा 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में। कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट की अमेंड करने की लिमिटेड पावर और जुडिशियल रिव्यू की पावर, ये दोनों खुद बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं, मतलब इन्हें तो कोई छू भी नहीं सकता। चलिए, तो अब तक हमने जो भी समझा उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एग्जाम के लिए ये की टेकअवेज बहुत काम आने वाले हैं। तो सिंपल शब्दों में याद रखने के लिए, आर्टिकल 11 मतलब नागरिकता पर संसद की चलेगी, जैसा कुमार अमर सिंह केस में था। आर्टिकल 12 मतलब स्टेट की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, इसका की केस है अजय हासिया। और आर्टिकल 13 यह है हमारे अधिकारों का रक्षक थ्रू जुडिशियल रिव्यू एंड बेसिक स्ट्रक्चर, और इसका हीरो केस है केशवानंद भारती। तो ये पूरी चर्चा हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के दौर में जब प्राइवेटाइजेशन इतना बढ़ रहा है, स्टेट की परिभाषा लगातार बदल रही है, ऐसे में हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए अगला मोर्चा, अगली लड़ाई क्या होगी, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।